आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं ईद उल फित्र की। आपको ये बताते चलें कि सऊदी गजेट की खबर के मुताबिक सऊदी अरेबिया में इतवार के रोज ईद मनाई जाएगी, क्योंकि आज यानी जुमे के रोज सऊदी अरब में शव्वालुल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया। हैदराबाद की 423 साला तारीख में आज मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा नहीं की गई। हर साल करीब 2.5 से 3 लाख अफराद मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से आज जुम्मतुल विदा की नमाज अदा नहीं की गई। चार मीनार के अतराफ सन्नाटा छाया रहा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस मौके पर मक्का मस्जिद और अतराफ के इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। हमारे सभी मुस्लिम भाई और बहनों को हमारे तरफ से मुबारकबाद। आने वाले ईद के लिए भी एंटायर डिपार्टमेंट के तरफ से सभी को ईद मुबारक। उलमा इकराम और सभी बुज़ुर्गों के तरफ से जो हिदायत दी गई है कि ईद अपने घर से मनाएं, अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ मनाएं। अभी के माहौल में कोरोना से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से हैदराबाद के जो आवाम के तरफ से एक कोऑपरेशन, एक सपोर्ट इस वायरस से, इस वबा से बचने के लिए जो कोशिश की जा रही है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और इसी तरीके से आने वाले कुछ समय में भी हम लोग अपने ऊपर ये कंट्रोल रखकर दिखाएंगे कि हम लोग मिलकर ये कोरोना वायरस को हैदराबाद से बाहर करेंगे। ऐसे मौके पे पूरे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से, सिटी पुलिस के सभी अफसरान, सभी ऑफिसर्स के तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहानात का आगाज 8 जून को होगा और ये 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। इम्तिहान के औकात का सुबह 9:30 बजे तक 12:15 बजे दिन होंगे। अदालत के अहकामात के मुताबिक इम्तिहानात का अमल पूरा किया जाएगा। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि अदालत के अहकाम के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ में समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हर पर्चे के बाद 2 दिन का वक्फा देते हुए इम्तिहानात को 8 जून से 5 जुलाई तक मुनक़िद करने का फैसला किया गया। रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात मार्च के महीने में शुरू हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस की अचानक वबा शुरू होने के बाद हाईकोर्ट की मुदाखलत के बाद इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया था। मौजूदा हालात में हाईकोर्ट की इजाज़त के बाद इम्तिहानात को दोबारा मुनक़िद करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि इम्तिहानात के दौरान तलबा को समाजी फासला बरकरार रखने की अदालत की हिदायत पर इम्तिहानी मराकज़ में इजाफा करने का फैसला किया गया। अब तक रियासत में 2530 इम्तिहानी मराकज़ थे, जिनमें मज़ीद 2005 मराकज़ का इजाफा किया जा रहा है ताकि हर तालिब इल्म को दूर दूर बैठकर इम्तिहान लिखने की सहूलत मिल सके। इसके लिए मजीद 26,422 सरकारी अमले की खिदमत हासिल की जा रही हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि मार्च में मुनक़िदा इम्तिहान में जो इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे, उन मराकज़ के आधा किलोमीटर के अंदर ही नए इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात पेश न हो। इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली की इत्तला मुताल्लिक़ हेड मास्टर और चीफ सुपरिटेंडेंट की जानिब से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर इम्तिहानी मरकज़ को रोज़ाना सैनिटाइज किया जाएगा और हर तालिब इल्म को मास्क दिया जाएगा। तलबा की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने दिया जाएगा। हर एक बेंच पर सिर्फ एक ही तालिब इल्म को बैठने दिया जाएगा। इम्तिहानी मरकज़ में 1 घंटा कबल दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। तलबा जल्द से जल्द इम्तिहानी मरकज़ पहुँचने की कोशिश करें। सरपरस्त भी कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और उनकी सेहत पर तवज्जो देते रहें। तलबा को वक्त से कबल इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने के लिए RTC की जानिब से खुसूसी बसों को चलाया जाएगा। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इन इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में तलबा और सरपरस्तों को सलाह मशवरा हासिल करने के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा बुखार, सर्दी और खांसी की शिकायत से मुतासिर होते हैं तो ऐसे तलबा को अलहदा रूम में बिठाकर इम्तिहान लिया जाएगा। अगर कोई मुमतहिन को बुखार, खांसी, जुकाम हो तो उनकी जगह दूसरे मुमतहिन की खिदमत हासिल की जाएंगी।
इम्तिहानी मरकज में ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले को मास्क के अलावा हाथों के दस्ताने भी दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो इम्तिहानात की तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि हुकूमत ने इम्तिहान के शेड्यूल जारी कर दिया और इस सिलसिले में तुलबा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10वीं का टाइम टेबल इस तरह है: 8 जून को इंग्लिश पेपर, इंग्लिश पेपर 1, 11 जून को इंग्लिश पेपर 2, 14 जून को मैथमेटिक्स पेपर 1, 1 जून को रियाजी पेपर 2, 20 जून को माफ़ कीजिएगा, कुछ तारीखों में यहाँ पे कुछ आगे पीछे हो चुका है। ये शेड्यूल मुख्तलिफ ज़राए से सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख सकते हैं। वरंगल शहर के मज़ाफ़ात में मुस्लिम ख़ानदान के 6 अफराद के बशमूल 9 अफराद की नाशें एक बाउली से बरामद हुई। ये वाक़या खुदकशी का है या फिर कत्ल का, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के हवाले कर दिया। मरने वाले अफराद की शनाख्त मोहम्मद मकसूद आलम 50 बरस, उनकी बीवी निशा, बेटी बुशरा, एक 50 साल की, एक 20 साल की खातून भी हैं, एक बेटा सोहेल आलम जो 17 साल का है, दूसरा बेटा शहबाज आलम जिसकी उम्र करीब 18 साल है और 3 साल नवासा के तौर पर हुई है। ये तमाम मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ खदीम बाउली से 4 नाशें बरामद हुई थी और आज जुमे को मजीद 5 नाशें बरामद हुई, जिनमें मकसूद आलम के 2 बेटे के अलावा बिहार के 2 नौजवान वर्कर्स और मगरबी बंगाल का एक ड्राइवर शामिल है। वरंगल में पेश आए इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला के साथ ही रियासती वज़रा एरेवली दयाकर राव, सत्यवती राठौर, कमिश्नर वरंगल पुलिस रविंदर, मेयर वरंगल प्रकाश राव, जिला कलेक्टर हरिता ने मकाम हादसा और हॉस्पिटल का दौरा किया, मुनासिब तहकीकात करने की हिदायत दी। खबल अजीम वरंगल एडिशनल डीसीपी वेंकटा लक्ष्मी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि एमडी मकसूद आलम 20 साल कबल मगरबी बंगाल से अपने खानदान के साथ वरंगल मुंतकिल हो गए थे। पहले वो करीमाबाद में किराए के मकान में थे। दिसंबर से गेसुकोंडा मंडल के लंबुकट्टू के इलाके में बारदान तैयार करने वाले गोदाम में काम कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से वरंगल से उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा मुश्किल पैदा हो गई थी, जिसके बाद वो गोदाम के 2 कमरों में ही खानदान के दीगर अरकान के साथ मुकीम थे। उनके साथ उनकी मुतालिका बेटी बुशरा खातून जो अपने शोहर से अलग हो गई थी, वो अपने 3 साला बेटे के साथ भी रह रही थी। गोदाम में बिहार के श्रीराम और श्याम नामी 2 नौजवान भी काम करते थे और वो इसी अहाते में एक और कमरे में रह रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ गोदाम के मालिक संतोष गोदाम में आया तो कोई वर्कर नजर नहीं आया और उसने काफ़ी तलाश की, जिस पर उसे बाउली में 4 नाशें पानी में तैरती पाई गई। इसने गेसुकोंडा पुलिस को इत्तला दी। क्लोज टीम और डॉग स्क्वाड के अमले ने आकर सबूत इकट्ठा किए। वरंगल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमले और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और पुलिस ने मिलकर 4 नाशों को बाहर निकाला और आज जुमे की सुबह मजीद 5 नाशें निकाली गईं। डीसीपी ने बताया कि लाशों पर कोई चोट नहीं आने की वजह से यह मुकदमा खुदकशी के तौर पर दर्ज किया जा रहा है। इसी दौरान रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने वरंगल की एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचकर नाशों का दीदार किया। इस वाक़े की आला सतही तहकीकात करने की हिदायत दी गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन आज कराची के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। पीआईए की फ्लाइट PK 8303 लाहौर से कराची आ रही थी। एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर और लैंडिंग से चंद मिनट पहले प्लेन का इंजन फेल हो गया, उसमें आग लग गई और वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। प्लेन में 91 मुसाफिर और 7 क्रू मेंबर भी सवार थे। इनमें 51 मर्द, 31 खवातीन और 9 बच्चे शामिल थे। ये प्लेन कराची में मॉडल कॉलोनी के जिन्ना गार्डन इलाके में गिरा। वहाँ कई घरों में आग लग गई। इस इलाके को मलीर भी कहा जाता है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंजन फेल हो जाने के बारे में बताया, लेकिन लैंडिंग से ठीक 1 मिनट पहले राब्ता टूट गया। प्लेन के पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत का आखिरी ऑडियो सामने आया है। इसमें पायलट ने कहा था कि इंजन फेल हो गया। अफसरान ने लैंडिंग के लिए दोनों रनवे खाली कराए थे, लेकिन पायलट ने प्लेन घुमा दिया। ATC का कहना है कि पायलट ने किस वजह से ऐसा किया, इसकी भी जांच होगी। कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पे पहुंचने वाला हूँ। अल्लाह ताला हामी नासिर हो और मेरी दिली हमदर्दियाँ उन कीमती जानों को जिनको आज हमने लूट सके। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर।
हाँ जी, मैं इस वक्त यहाँ मॉडल कॉलोनी में मौजूद हूँ। जाए हादसा पे ये आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा धुएं, और ये जहाज़ जो है आबादी पे गिरा है। PIA की PK8303 फ़्लाइट है जिसमें 99 मुसाफिर बताए जा रहे हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल के अवाम को यकीन दिलाते हुए कहा कि मुसीबत के इस वक्त में पूरा मुल्क उनके साथ है और मरकजी हुकूमत अम्फान तूफान से होने वाली तबाही से बंगाल को निकालने और बंगाल की असर-ए-नौ बाज़ाबातकारी के लिए बंगाल हुकूमत की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर मरकजी हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। ममता बनर्जी के साथ अम्फान तूफान से होने वाली तबाहियों का फजाई जायजा लेने के बाद नामा निगारों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इम्फान तूफान ने बंगाल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बंगाल को इस मुसीबत से निकालने के लिए मरकज और रियासती हुकूमत मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल जल्द से जल्द दोबारा खड़ा होने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जल्द ही मरकजी हुकूमत की एक टीम बंगाल का दौरा करेगी और ज़राअत, बिजली को असर-ए-नौ खड़ा करने के लिए जो भी ज़रूरियात होंगी इसको पूरा करने के लिए हम खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फौरी तौर पर हमने बंगाल हुकूमत को 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया ताकि जल्द से जल्द रिलीफ का काम शुरू किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि तूफान में जिन लोगों की मौत हो गई है उनके वर्सा को 2-2 लाख रुपए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड से दिया जाएगा। इसके अलावा जख्मियों के इलाज के लिए 50,000 रुपए तक की मदद करने का इंतजाम करेंगे। अम्फान तूफान की तबाही का फजाई सर्वे करने के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि तूफान ने रियासत को तबाह बर्बाद कर दिया और रियासत को 1 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा है। शुमाली 24 परगना के बशीरहाट में वज़ीर आज़म मोदी के साथ मीटिंग में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल असर-ए-नौ बाज़ाबातकारी के लिए मरकज और रियासत दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म को साइक्लोन से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया। बंगाल में अब तक 80 अफराद की मौत हो चुकी है। शुमाली यानी साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, मशरकी मदनीपुर, बगली, हुगली, हावड़ा और कलकत्ता में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म ने एडवांस के तौर पर 1000 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान करने के साथ इस हादसे में मरने वालों के अहले खाना को कंपनसेशन भी अनाउंस किया है। दुनिया में अब तक 52,51,476 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। 21,19,896 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,26,433 हो गया है। कोरोना वायरस से जल्द पीछा छुड़ाने के लिए पूरी दुनिया में इसके टीके की दरियाफ्त के लिए साइंसदान दिन रात काम कर रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत ने भी टीके की खोज के लिए एक मिशन का आगाज किया जिसे ऑपरेशन रैप स्पीड का नाम दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर मुंसिफ मोहम्मद अल सलावी को कोरोना के टीके की जल्द से जल्द खोज के लिए कायम ऑपरेशन रैप-1 स्पीड का सरबराह मुकर्रर किया है। डॉक्टर मुंसिफ मोहम्मद अल सलावी मल्टीनेशनल दवासाज कंपनी गैलेक्सो स्मिथ लाइन के वैक्सीन डिवीजन के सरबराह रह चुके हैं। यहाँ उन्होंने अपने 8 साल दौर में वैक्सीन की खोज का जामे नज़म तरतीब दिया है जिसके जरिए कई टीकों की खोज की गई, जिसमें काबिल जिक्र बच्चों में गैस्ट्रोएंटेरोसिस के इंसदाद के लिए भी मराकश के शहर अकादीर में उनकी पैदाइश हुई। आला तालीम के लिए उन्होंने यूरोप हिजरत की, फ्रांस में ग्रेजुएशन और बेल्जियम में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में डॉक्टरेट मुकम्मल की। इसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट के लिए मारूफ तालीमी इदारा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का रुख किया। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,24,073 हो गई है। इन्फेक्शन 26 रियासतों और 7 यूनियन टेरिटरीज में फैला है। इनमें से सबसे ज्यादा मुतासिर 5 रियासतों में ही 86,000 से ज्यादा यानी करीब 73% मरीज हैं। अब तक मुल्क में कोरोना से 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 66,330 का इलाज चल रहा है। मुल्क में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक कोरोना के 48,534 मरीज मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके हैं।
और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,334 मरीजों की सेहतयाबी के बाद रिकवरी रेट 41% 41% हो गया है। वजारत सेहत के तर्जुमान लव अग्रवाल ने जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क में मरीजों की सेहतयाबी की शरह में मुसलसिल इजाफा होना काफ़ी मुस्बित है। एक मुस्बित बात यह भी है कि कोरोना से शरह अमवात जो 19 मई को 3.13% रिकॉर्ड की गई थी, अब वो भी घटकर जो 31.3% रिकॉर्ड की गई थी, अब वो घटकर 30.02% हो गई। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 66,330 ऐसे मरीज हैं जो डॉक्टरों की सख्त निगरानी में हैं। देश में अब तक 48,534 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 66,330 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,334 पेशेंट्स क्योर हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि बढ़कर अब अप्रॉक्सीमेटली 41% हो चुका है। इसके साथ ही केस फैटेलिटी, केस मोर्टेलिटी में भी इंप्रूवमेंट नोट किया गया है। जैसे कि 19 मई को जो मोर्टेलिटी रेट देश का 3.13% था, वह अब घटकर 3.02% हो चुका है। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर ये ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। धन्यवाद। देश में अब तक 48,000 कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस एतमाद के साथ कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया, वो अब उनकी कमजोर पॉलिसी की अलामत बन गया है और उससे साबित हो गया है कि लॉकडाउन जल्दबाजी में और बगैर सोचे समझे नाफिज किया गया और अब इससे बाहर आने की हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। सोनिया गांधी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना, उससे पैदा हुए हालात और इक्तिसादी सूरत हाल जैसी कई मसाइल पर 22 अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उसकी सदारत करते हुए उन्होंने जुमे को कहा कि हुकूमत कोरोना की लड़ाई में अपनी पॉलिसियों की वजह से नाकाम साबित हो रही है। कोरोना के मामले मुसलसिल बढ़ रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास लॉकडाउन के पैरामीटर्स के ताल्लुक से यानी पॉलिसी नहीं है और अब इससे बाहर निकलने की भी इसके पास कोई हिकमत अमली नहीं है। जैसा देखते हुए लगता है कि कोरोना के इलाज का टीका बनने तक ये वबा हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी कोरोना से निपटने की हिकमत अमली बनाने और लॉकडाउन की नाकामी के बारे में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि लॉकडाउन के 2 निशाने हैं, बीमारी रोकना और आने वाली बीमारी से लड़ने की तैयारी करना। लेकिन आज इन्फेक्शन बढ़ रहा है और हम लॉकडाउन हटा रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि यकायक बगैर सोचे समझे लॉकडाउन नाफिज किया गया और उससे सही नतीजा नहीं आया? लॉकडाउन से करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तेलंगाना में आज कोरोना के 62 केसेस सामने आए हैं और 3 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। 42 केसेस जीएचएमसी के हुदूद में हैं, 1 केस रंगारेड्डी जिले का है जबकि 19 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। रियासत में अभी तक इस मुहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 48 तक पहुंच गई है। हैदराबाद में एक मुलाजिम पुलिस के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इतलात मिली है। बालापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर सुधीर कृष्णा को पिछले 3 दिनों से सर्दी, बुखार और खांसी की शिकायत पर हॉस्पिटल से रुजू किया गया। तिब्बी मायनों के बाद उनके कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई, जिसके बाद उन्हें गांधी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। ये बात डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर रमा देवी ने बताई। हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने केसीआर के नाम एक मौसूमा खत में अपील की है कि वो लॉकडाउन के वक्फे के दौरान इस्तेमाल की गई बरकी और पानी के बिल्स को माफ कर दें। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह से रियासत में कोई भी तिजारती सरगर्मियां नहीं हुई हैं, सारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं और आमदनी रुक गई है। लोगों को घरों में बैठने पर मजबूर होना पड़ा। इस दौरान लोगों को बचाई हुई जमा पूंजी भी खत्म हो गई। लोग रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मखरूज हो गए। इस दौरान सिरे से ही लोग घरों पर ही रहे, जिससे बरकी का खर्चा भी ज्यादा हो गया। ऐसे में बरकी और पानी के बिल्स भी ज्यादा आए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, सारे इदारे बंद थे, शॉप्स और ऑफिस भी बंद थे, गोया आमदनी के सारे जराए बंद थे।
समीर वलीउल्लाह ने कहा कि ऐसे हालात में चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि लॉकडाउन के दरमियान भेजे गए सारे बरकी और वाटर बिल्स की अदायगी को खत्म करें और माफ कर दें। इससे रियासत की आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। इतने करोड़ों रुपए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के कोरोना रिलीफ फंड जो कोविड-19 रिलीफ फंड में जमा हुए हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर डिपार्टमेंट को कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे करके केसीआर साहब से मुतालबा है कि आप सारी आवाम के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स को 100% माफ़ करें। और जो ये लोग इस लॉकडाउन पीरियड से गुजरे हैं और जो लोग अपने घरों पे बैठे हुए थे, कई लोगों को अपनी सैलरी नहीं मिली और कई लोगों को उनके नौकरियां चले गए, ये लोग मगर घर पे बैठ के अपना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इस्तेमाल किए हैं। इनको बिल्स इस बार बगैर रीडिंग के डबल बिल्स ज़्यादा करके लॉकडाउन के बिल्स डाल दिए। तो मेरा मुतालिबा है, मेरी रिक्वेस्ट है केसीआर साहब से कि इस पे सीरियस इमीडिएट एक्शन लीजिए और सबके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स 100% माफ़ करिए। आवाम इस वक्त परेशान है, आवाम इस वक्त नहीं भर सकती। अभी आवाम को ये 2 महीने के लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए एक कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए। तो मेरी केसीआर साहब से इंतजा है कि आप इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए और आवाम को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल 100% माफ़ करिए। शुक्रिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद उल फितर के मौके पर लॉकडाउन के क़वानीन की पाबंदी करें। ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास तलब करते हुए उन्होंने लॉकडाउन का जायजा लिया। इस इजलास में महकमे दाखिला के सेक्रेटरी रवि गुप्ता, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, सैबराबाद और रच्चाकुंडा के कमिश्नर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ईद के मौके पर ज़रूरी इक़दाम करें। महमूद अली ने आवाम से अपील की है कि वो अपने घरों में ईद की नमाज़ें अदा करें, ईद के मौके पर एक दूसरे से गले मिलने और मुसाहिफा करने से परहेज करें। वज़ीर दाखिला ने आवाम से कहा कि ईद के दिन भी आवाम शाम 7 बजे तक अपने घर लौट जाएं। उन्होंने कहा कि ईद के दिन भी क़वायद में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना कोरोना वायरस से निपटने में कामयाबी की तरफ गामजन है। जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया, जिसमें हमारे एमएलए बलाना साहब, हमारे साबिक़ रियासती वजीर व कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक याददाश्त पेश करते हुए शिकायत की है कि निजामाबाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इसके बावजूद रियासती काबीनी वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकने लोकसभा बीबी पाटिल, गवर्नमेंट व्हिप गोवर्धन, दीगर अरकान असेंबली जिनका ताल्लुक निजामाबाद और कामारेड्डी अजला से है, अपोजिशन एमपीटीसी और जेडपीटीसी को पार्टी खंडवा पहनाकर टीआरएस में शामिल करवा रहे हैं। हालांकि इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी से सारा मुल्क परेशान है और ये चीफ मिनिस्टर की दुख्तर के कविता को एमएलसी बनाने के लिए एमपीटीसीज और जेडपीटीसीज को गाय बकरियों की तरह खरीद रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने इलेक्टोरल ऑफिसर को बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद किसी को पार्टी का खंडवा पहनाना नाजायज़ और गैर कानूनी है। चीफ मिनिस्टर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उनकी बात सुनने के बाद यकीन दिलाया कि वो जिला कलेक्टर से रिपोर्ट तलब करेंगे और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई करेंगे। मैं और रेवंत रेड्डी साहब और टीआरएस के हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार सब मिलकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल साहब से मिलकर हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है कि निज़ामाबाद में जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें टीआरएस की कैंडिडेट जो है उम्मीदवार वो चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी श्रीमती कल्वाकुंटा कविता जी हैं। उनको जिताने के लिए आज निज़ामाबाद के अंदर कोरोना का महामारी पूरा दुनिया परेशान है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस वाले बीजेपी वाले सब परेशान हैं कि सारे लोगों को खरीद लिया जा रहा है। तो जिस तरीके से मंदे में बकरों को भैंसों को खरीदते उस तरीके से एमपीटीसी, जेडपीटीसी, मंडल प्रेसिडेंट, काउंसलर, कारपोरेटर को खरीदा जा रहा है। तो हम ये सिलसिले में सेफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत को बचाओ के नाम पर आज हमने कंप्लेंट करके कहा कि इलेक्शन कोड है निज़ामाबाद में, ऐसे टाइम पे मिनिस्टर और गवर्नमेंट व्हिप जाकर खंडवा डालना, उनको पार्टी में ज्वाइन करना, यह सरासर कानून के खिलाफ है। इसीलिए इनके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए और जो एमपीटी पार्टी बदले हैं उनको डिफेक्शन लॉ के तहत उनको फौरी डिस्क्वालीफाई किया जाए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही संजीदगी से सुना और कहा कि हम इसके पर रिपोर्ट मंगाएंगे कलेक्टर से और जो हमसे बन सकता है ज़रूर हम कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में हम।
तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस से ड्यूटी पर हलाक होने वाले पुलिस कांस्टेबल की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा न करके हुकूमत ने पूरे पुलिस महकमे की तौहीन की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लावारिस नाश की तरह आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस मामले में कोई भी पुलिस का आला ओहदेदार भी तवज्जो नहीं दे रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस मामले को वो ICMR और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने पेश करेंगे और उनकी शिकायत करेंगे। ड्यूटी पर हलाक होने वाले कांस्टेबल दयाकर रेड्डी को हुकूमत 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया अदा करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए माली इमदाद की जाएगी। वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में आउटसोर्सिंग बुनियाद पर तकर्रुर किए जाने वाले 154 एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स की जायदादों को मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुर किया जाएगा। इस अमल में किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। हर जिले में कलेक्टर को तकर्रुरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वजीर ज़राअत ने कहा कि रियासत में जामा ज़रई पॉलिसी की अमलावरी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने EEOs की जायदादों को आउटसोर्सिंग बुनियाद पर तकर्रुर करने का फैसला किया ताकि किसी भी इलाके में ऑफिसर्स की किल्लत पैदा न हो और मुनासिब तरीके से हुकूमत के प्रोग्राम्स को अंजाम दिया जा सके। वजीर ज़राअत ने कहा कि तकर्रुरात की मुकम्मल जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। उम्मीदवारों का इंतखाब मार्क्स और मेरिट और रूल ऑफ रिजर्वेशन की बुनियाद पर होगा। बेरोजगार नौजवान इस मामले में किसी किस्म का शक व शुबात न करें और जायदाद के हुसूल के लिए दरमियानी अफराद की बातों में आकर धोखे का शिकार न हो, क्योंकि इसमें किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह तकर्रुरात के अमल में धांधलियां या बेकायदगियों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। रियासती वज़ीर पंचायत राज एर्रबली दयाकर राव ने जनगांव जिले के पालाकुर्ती मंडल मुस्तखर पर वाक़े MLA कैंप ऑफिस में रमजान के पेश नज़र ज़रूरी अशिया को 388 मुस्लिम खानदानों में तकसीम किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने 68 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के मुस्तहीकीन में चेक हवाले किए। मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। उन्होंने तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी और कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इस कठिन दिनों में रमज़ान का त्यौहार आया है, जिससे मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा ना करें, क्योंकि इब्तिदा में मुसलमानों के खिलाफ वायरस के फैलाने का गलत प्रोपेगेंडा किया गया था। कोरोना वायरस हमारी रियासत में दूसरे ममालिक और रियासतों से आने वाले तारिकीन वतन के जरिए आया था। इसमें किसी मजहब या जात पात का अमल दखल नहीं है। అప్పట మరి 20 కోట్లు మనకు ఉత్తగిస్తలేదు. అప్పిచ్చే కాడ కుదవబడాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తారు కుదవపడి ప్రైవేటీకరణం అయితే ప్రైవేటీకరణం ఎట్లయితే అట్లా వాళ్ళు ఏం చెప్తా చేసినట్టు బీజేపీ ప్రభుత్వం కుదవబట్టేస్తే 20,000 కోట్లు అప్పిస్తుంటే మనకు వద్దనే చెప్పేసినాం. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కష్టకాలంలో కూడా పెద్ద కేంద్రం సాయం దొరకకుండా ఈయన తెలివితేటలతోటి చాకచక్యంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తున్నాడు, ప్రజలను బాగు చేస్తున్న సంగతి కూడా మన ప్రజల వద్దకు తీసుకుపోవాలని ముఖ్య నాయకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ కష్టకాలంలో ఒకరికొకరు తోడుకుంటూ కాపాడుకోవాలని కూడా अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में मजीद 45 बस्ती दवाखाने खोले गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वुज़रा के तारक रामाराव, ईटला राजेंद्र, मल्ला रेड्डी, सविता इंदिरा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव और मेयर राम मोहन ने बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद में 22, मेडचल मलकाजगिरी में 15, रंगारेड्डी में 5, संगारेड्डी में 3 बस्ती दवाखाने खोले गए। इससे पहले GHMC में 123 दवाखाने काम कर रहे थे। స్పందించే నాయకుడు, గొప్ప మనసున్న నాయకుడు ఏంటి ఉటా గోపాల్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు, అదేవిధంగా స్థానికగా ఉన్న తహసీల్దార్ గారు, డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు, అదేవిధంగా వైద్య సిబ్బంది అందరం కలిసి ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న నాయకులు అందరం కలిసి ఈరోజు బస్తీ దవాఖానాను ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు యావత్ హైదరాబాద్ నగరంలో 45 బస్తీ దవాఖానాలను ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా, అదేవిధంగా నగరంలో ఉన్న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అదేవిధంగా కార్పొరేటర్లు, అదేవిధంగా నగరంలో ఉన్న మిగతా మంత్రులు అందరూ కూడా ఒకే రోజు ఒక్క రోజుకే 45 బస్తీ దవాఖానాలను హైదరాబాద్ నగరంలో మొదలు పెట్టుకోవడం జరిగింది. అయితే గతంలో ఉన్న ఉమ్మడి రాష్ట్రం లేని नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।